جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको हसरत मोहानी की पूरी गज़ल पढ़ाई। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ये वो रास्ता है दयार वफ़ा का, जहाँ बाद सर सर सबा हो गई है। मैं दरमांदा उस बार गाहे अता का, गुनहगार हूँ एक ख़ता हो गई है। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। ये हमने तमाम अशार थे जो हमने मुकम्मल कर लिए। अब बेटे हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज वहाँ करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये मुझे दे दें, आपको याद होना चाहिए कि ये नोट्स हैं आपके उर्दू के मज़ामीन के, इसमें आपके उर्दू के मज़ामीन हैं। अच्छा, अब ये जिस दिन भी मतलब मैं चाहूँगा तो रूटीन में हम साथ साथ मज़ामीन भी करते जाएंगे। ना सिर्फ हमने ये मज़ामीन करने हैं बल्कि इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा मज़ामीन हैं जो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस करवाने हैं। लिहाजा पहले हम इनको करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जो दूसरे होंगे वो भी हम करेंगे। तो ये अभी दो बच्चों ने लिए हैं, ये आप ले लें बेटा। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं, बाकी जो रह गए, कल बेटा इन लेक्चर ये जो नोट्स हैं उर्दू के मज़ामीन के, इनको कल यकीनी बनाएं, ठीक है जी बेटा। देखिए आगे इसका फिर मैं काम भी आपको दूंगा साथ साथ कि आपने किस तरीके से इसको लेकर चलना है। मैंने आपको ये बात हमेशा बताई हुई है कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हों या इवन आपने पेपर भी अटैम्प्ट करना हो फाइनल का, तो आपने सबसे पहले एक पैटर्न बनाना होता है और आपने यही काम करना है कि पहले सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, बोर्ड में भी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। तो आप पहले क्या लिखेंगे? हिस्सा इंशाइया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हिस्सा अव्वल। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सवाल नंबर। ठीक है, अब ये दो नहीं होता, ये वाला बोर्ड यानी जब बोर्ड में आता है तो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होता है। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो उसमें लिखें। लेकिन अब हम अभी यहाँ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ की एक्सरसाइज के एतबार से ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, ये सवाल नंबर 1 है। उसके नीचे आप लिख देंगे क्या? मुख्तसर जवाबात। अब उसके बाद आपने फिर इनको डबल अंडरलाइन करना होता है। डबल अंडरलाइन करने के बाद आपने सिर्फ नंबर देना होता है और हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है। देखिए ज़रा, शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है? तो ये हेडिंग क्या बन जाएगी जी? राहत फ़ज़ा होने की वजह। अच्छा, हर हेडिंग को भी आपने डबल अंडरलाइन करना होता है। राहत फ़ज़ा होने की वजह, क्या वजह है जी? मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है? क्योंकि महबूब की आरज़ू रहनुमा हो गई है। यानी पहला ही शेर का पहला मिसरा वो क्वेश्चन है और उसका दूसरा मिसरा उसका आंसर है। बोलिए क्यों, क्या बेटे हो गई है उसकी महबूब की आरज़ू? अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये सबसे पहला पॉइंट, बोलिए समझ आ गया बेटे? पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील होती है? तो बेटा क्या हेडिंग क्या बनाएंगे जी? खुशी में तब्दील होना। खुशी में तब्दील होना, तो इसका आप अंडरलाइन करेंगे। हाँ जी, खुशी में तब्दील क्यों हो गई है? क्योंकि कौन से रास्ते पर चलने से बेटा? इश्क के रास्ते पर चलने से। क्या? किस रास्ते पर चलने से? इश्क के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो गई है। उसके बाद अगला है, शायर मंज़िल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरुम्मीद क्यों है? हेडिंग क्या बनाएंगे? शायर का पुरुम्मीद होना। क्या? शायर का पुरुम्मीद होना। हाँ जी, क्यों है जी शायर पुरुम्मीद? क्योंकि उसने अपने सफ़र की इब्तिदा कर ली है। आखिरी शेर, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब उस राह की इब्तिदा हो गई है। तो जब सफ़र का इरादा बांध लिया है, सफ़र की इब्तिदा हो गई है,
تو شاعر منزل مقصود پر ضرور پہنچ جائے گا. یہ اس کا آنسر ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں آپ فل ان دی بلینکس. محبوب کی آرزو رہنما بن گئی ہے. غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا بدتر ہونا. اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد 6 ہے. ہم قافیہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. ہم قافیہ جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف. شاباش. بولیے ردیف کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے گزرا ہوا ہے. ہاں صحیح بتا رہے ہو, اونچا بولو. ہاں اینڈ پر نہیں ہوتے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایز اٹ از ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیم الفاظ ہوتے ہیں. وہ جو قافیہ کے بعد آئیں اور ایک جیسے الفاظ ہوں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں اس کی ایم سی کیوز. کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ مصیبت. شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ محبوب کی تمنا. کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر سوا ہو گئی ہے؟ دیار وفا. انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا. حضرت موہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ الگ لکھیں. ہاں جی, قافیہ الگ الگ کریں. کون کون سے ہیں قافیہ؟ پہلا ہے فضا, رہنما, صبا, خطا, کیا, ابتدا. ٹھیک ہے, مل گیا, پتہ چل گیا. اس کے بعد ردیف کون کون سے ہیں؟ ہاں, ہو گئی ہے, ہو گئی ہے, ہو گئی ہے, یہ سارے ردیف ہیں. اس کے بعد آگے بیٹا 2 ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے مطلع اور ایک ہے مقطع. بیٹا کسی بھی نظم کا وہ پہلا شعر, کیا کسی بھی نظم کا وہ پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو. بولیے کیا کسی بھی نظم کا وہ پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع. اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع. اونچا بولو, کیا کہتے ہیں؟ پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اسے ہم مطلع کہتے ہیں, اور جو آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع. اچھا بہت سارے اشعار وہ ہوتے ہیں جو آخری تو ہوتے ہیں مگر وہ مقطع نہیں ہوتے. کیوں؟ کوئی شعر آخری ہوگا کب؟ اگر کسی بھی نظم کا آخری شعر تو ہو مگر اس میں تخلص نہ ہو تو وہ آخری شعر کہلائے گا, وہ مقطع نہیں کہلائے گا. مقطع تب بھی کہلائے گا جب اس میں 2 چیزیں ہوں. کون کون سی؟ وہ آخری بھی ہو اور اس میں تخلص بھی ہو. یہ بیٹا ہمارا نظم یہ مکمل ہو گئی, غزل ہماری مکمل ہو گئی. کل ہم انشاءاللہ پاک سٹڈیز کے لیکچر لیں گے پورا ویک. کل آپ اپنے ساتھ پاک سٹڈیز کی بکس لائیں گے. یہ شارٹ کویسچن آپ گھر سے لکھ کے لائیں گے اگلے لیکچر تک. ٹھیک ہے.